दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी 321 में। इस वीडियो में क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस सेशन 2025-26 के मॉडल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी इस मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में उन्हें बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वह प्रश्न हैं जो इस मॉडल सेट में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, इस मॉडल प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है कि दांत का इनेमल किससे बना होता है। दांत का जो ऊपरी परत होता है, जो कठोर होता है, जो हमारे दांतों को सुरक्षा करता है, अगर वह कमज़ोर हो जाता है तो अगर कोई ठंडा पदार्थ खाते हैं तो ये हमारी दांत जो सिलसिलाने लगती है। तो ऊपरी परत जो सफ़ेद और चिकना होता है उसको इनेमल बोला जाता है। तो ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है, जो एक प्रकार का तत्व धातु होता है। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विलयन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करता है। एक विलयन है जो कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में शामिल है। तो इस विलयन में क्या शामिल है जो अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है और ये चूने के पानी को भी दूधिया कर देता है। तो उसमें HCl अर्थात अम्ल होता है, जो अंडों के छिलके से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी धातु से अभिक्रिया करके जो है वो गैस बनाता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। तो यह कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह जल में घुलनशील भी है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न है, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? यौवन का अर्थ है जवानी, यानी मानव पुरुषों में जो जवानी है उनकी आयु कितना, यौवन जिसको कहा जाता है, वो कौन सा समय होता है, कौन सा आयु काल होता है जिसमें पुरुषों को यौवन काल माना जाता है? तो इसका सही आंसर है 12 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेपण का रंग क्या होता है? तो उस समय अवक्षेपण का रंग जो होता है, जो भी अवक्षेप बनता है उसका रंग जो होता है वो काला होता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? दो तरह का परिवर्तन होता है, भौतिक और रासायनिक। तो पूछ रहा है भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीनी का कार्मेलाइजेशन। अशुद्ध जल का उबलना अवस्था में परिवर्तन है, जो भौतिक परिवर्तन है। पानी में नमक का विघटन, इसमें भी ये भौतिक परिवर्तन है। तो सही उत्तर है चीनी का कार्मेलाइजेशन, जो एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। फूल का जो मादा प्रजनन भाग होता है वह कौन सा होता है? तो वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है और वर्तिका होता है। ये तीन भाग मादा का होता है, जो तीनों प्रजनन भाग होते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो मानव नेत्र के फोकस दूरी में परिवर्तन जो होता है वो सिलियरी पेशियों के कारण होता है, जो आँख दूर और निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, दूर भी देख सकता है और निकट भी देख सकता है। तो ये फोकस दूरी जिसके कारण समायोजित किए जाते हैं वो सिलियरी पेशियाँ होती है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पर प्रकाश का फैलाव हो सकता है, लेकिन ऑप्शन चौथा देख लेते हैं क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही एक कारण है जिसके कारण से नीला कलर का जो फैलाव होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो प्रकीर्णन का अर्थ भी फैलाव होता है, लेकिन प्रकीर्णन ऑप्शन में है तो यही आंसर होगा। तो इसका आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति -4.d होती है तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? जब लेंस की शक्ति माइनस में d का यहाँ होता है डायोप्टर, तो लेंस की शक्ति -4 दिया गया है तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो लेंस की प्रकृति होगी अवतल। अवतल दर्पण का जो होता है लेंस का क्षमता वो माइनस में दिखाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे अवतल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे जिसको टीटी को से दर्शाया गया था और शुद्ध छोटे पौधे जिसे छोटा टीटी को दर्शाया गया था कि ये दोनों पौधों के बीच संकरनित कराया जाता है अर्थात संलयन कराया जाता है। ये मेंडल का प्रयोग था जिन्होंने मटर के ऊपर प्रयोग किए थे। तो जो इसके दूसरी पीढ़ी होती है उसमें कितने प्रतिशत शुद्ध लंबे पौधे होते हैं और कितने शुद्ध छोटे पौधे होते हैं, तो उनका अनुपात यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है 3:1 के अनुपात में होते हैं, जिसमें शुद्ध लंबे पौधे का अनुपात 3 हिस्सा होता है और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात 1 हिस्सा होता है। तो इसका सही आंसर है 3:1। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अवतल दर्पण है और दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा? तो यह एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है +5। तो इसका आवर्धन +5 होगा। इसका उत्तर +5 कैसे हुआ है? सो साइड के इमेज में देख सकते हैं कि इसे कैसे निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो खाद्य जल के बारे में जानते होंगे। खाद्य जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात है जो सत्य है? तो इसमें से प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है। जब एक वस्तु में कोई ऊर्जा आती है, कोई भोजन करता है और उस भोजन को उस चीज़ को कोई दूसरा कोई भोजन करता है, जैसे कि समझते हैं जैसे पेड़ पौधे हैं तो उसमें जितना ऊर्जा है उसको अगर ये कोई हिरण खाता है तो उसमें ऊर्जा जो जाती है वो कम होती है, और उसके बाद उससे शेर खाता है तो उसमें जो ऊर्जा जाती है वो कम होती है। तो ऊर्जा का जो स्तर होता है वो कम हो जाता है। जितना ऊर्जा रहता है एक पौधे में उतना सारी ऊर्जा हिरण को नहीं मिलता, और जितना हिरण में रहता है उतना शेर को नहीं मिलता। तो इस तरह से ऊर्जा का स्तर जो होता है वो कम होता है। तो ये सही है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। तो हाँ, ऊर्जा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से जो है ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, यानी गति करते जाती है। तो ये दोनों ही सही है। तो इसका आंसर ए बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा जो होता है वो वामवर्त है। वामवर्त का अर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज है, अर्थात घड़ी जिसकी सुई जिस दिशा में घूरती है उससे विपरीत दिशा है। तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा?
तो ये परिनालिका का जो यह सिरा होगा वो होगा उत्तरी ध्रुव। यह सिरा क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, तो इसको समझते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो भी आई करता है। आई ये दो जो है वो घात में है, पावर है, तो आई का पावर आर ये भी करता है और भी का पावर आर ये भी करता है। तो इसमें से चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन है आई का स्क्वायर आर, ये रिपीट किया गया है तो ये भी है। तो इसमें से सभी जो है वो विद्युत शक्ति का जो धारा होता है उसकी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन जो नहीं होगा सो इसमें नहीं है। ऑप्शन इसका भी आई टी इस तरह से हो सकता है जो यहाँ पे मिसिंग है। तो याद रखना ये सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधित्व नहीं करता है वो ऑप्शन में नहीं है, अर्थात मिस प्रिंट थोड़ा सा है। दो ऑप्शन को यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली। क्या कहलाता है? पुतली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह कौन सा गैस होता है जो वसा और तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो वो है नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से ही प्रभावित किया जाता है, उसमें डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक रहे और ख़राब जल्दी ना हो पाए। अगला प्रश्न को देखते हैं। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। एक विद्युत जनरेटर होता है उसको क्या परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में तो नहीं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तो ये भी नहीं। तो इसका चौथा ऑप्शन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये सही है। जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा जैसे तेल डाला जाता है और उससे विद्युत जनरेट किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में हमेशा आते ही रहता है, तो इसे याद रखने की ज़रूरत है और ज़रूर याद रखना है। तो इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वह न्यूनतम दूरी है जिस दूरी के में कोई भी स्पष्ट वस्तु को कोई भी देखा जा सकता है। इसके निकट वस्तु देखने में बहुत ही दिक्कत होता है, वस्तु दिखता नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने खाली स्थान बनाती है तो किस चीज़ के ऊपर बनाती है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रेटिना के ऊपर बनाती है जिसे आइरिस भी कहते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? यहाँ पे उत्पादक के बारे में पूछा जा रहा है। तो उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, फल आते हैं, भोजन आते हैं। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ए घास। जो भी चीज़ शाकाहारी प्राणी खाते हैं वो उसको उत्पादक कहते हैं और शाकाहारी प्राणी को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं और जो शाकाहारी को खाते हैं उसे द्वितीयक उत्पादक कहा जाता है। तो इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न है
और वो है पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है। यानी पौधों से जो पके हुए या ख़राब पत्तियां हैं या फल जो है वो नीचे गिर जाते हैं, तो वो किसके कारण गिरते हैं। तो इसका राइट आंसर है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल होता है जिसके कारण से जो पके हुए पत्तियां या फल होता है जो थोड़ा सा क्या कहते हैं परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो पौधों से गिर जाते हैं। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावक। उसे क्या कहते हैं, प्रभावक। जो शरीर का एक भाग है जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे प्रभावक कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। कौन सा गैस है जो ओजोन परत, कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए यानी ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायित्व है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे याद रखना है CFC, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अभिक्रियाशील है। कौन है जो जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो सोडियम। सोडियम जो है वो जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। अगर सोडियम को जल में फेंका जाए तो ब्लास्ट भी होने को होता है, जो देख सकते हैं आप सोडियम को जल में डालकर। तो ये तेज़ी से अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, यौगिक CH3CH2 CHO का नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका नाम पूछा जा रहा है। तो नाम निकालने के लिए अगर आप कार्बन चैप्टर को पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोपेनल। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन जो है वो 3 है और 3 कार्बन होता है तो उसको प्रोप कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेनल। और यहाँ पे CHO जो है वो L को प्रदर्शित करता है। तो ये भी याद रखना, ट्रिक होता है निकालने का, तो जानते होंगे। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया C6H12O6 है और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा दिया जा रहा है। तो ये क्या है, C6H12O6 तो ग्लूकोज है जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ग्लूकोज से भी क्रिया करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांसों के द्वारा छोड़ते हैं, जल और ऊर्जा प्राप्त करता है, जिस ऊर्जा का प्रयोग हमारा शरीर दैनिक कार्यों के लिए करता है या हम अपने कार्य को करते हैं, जिससे भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं, तो ऊष्मा रिलीज हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, इसीलिए इसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है। तो न्यूरॉन के अंतर्गत जो होता है वो सूचना कैसे प्रवाहित होती है, कैसे जाती है हमारे मस्तिष्क तक, और वो सूचना का विश्लेषण होता है और प्रतिक्रिया दिया जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर रिएक्ट करता है। तो ये कैसे करता है, तो डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अक्षतंत्र और तंत्रिका अंत। तो ये ही ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है जो 29वां प्रश्न है, 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वे क्या है। तो 3R जो यहाँ पर है सो क्या है, वो पूछा जा रहा है जो पर्यावरण को संरक्षा या सुरक्षा करता है। तो इसका सही है
कम करना, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। यानी एक आर का मतलब है रिड्यूस यानी कम करना, एक आर का मतलब है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण, और एक आर का मतलब है रीयूज यानी पुनः उपयोग। तो इसे याद रखना है 3 आर का मतलब क्या होता है। यहाँ देख सकते हैं रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, 3 आर का यही मतलब है। इस वीडियो का 30वां और अंतिम प्रश्न है रंध्र छिद्र का खुलना। जो पत्तियों में रंध्र छिद्र होता है उसका खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, अर्थात किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। जब रंध्र खुलता है और बंद होता है तो ये कोशिकाओं के जल के ऊपर निर्भर करता है। जब जल की आवश्यकता होती है या जल को निकालना होता है तो ये रंध्र खुलते हैं, और जब आवश्यकता नहीं होते तो ये रंध्र बंद हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए थोड़ा सा मदद मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसका सब्जेक्टिव भी जब अपलोड किया जाए तो वो आपको मिले। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपसे केवल एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करके प्यार दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।